3 वोल्टेज बना लिया हमने। थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएंगे। ये मॉसफेट का काम हम करके हाथ से कर रहे हैं। मॉसफेट तो बहुत तेज़ी से काम करता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट्स। तो ये एसएमपीएस की हमारी दूसरी सीरीज़ है, दूसरी वीडियो जो एसएमपीएस की सीरीज़ मैंने चालू की है रिपेयरिंग करने के लिए। तो पावर सप्लाई रिपेयर करना और या फिर चोक जिसे बोलते हैं या ड्राइवर भी बोलते हैं, एलईडी ड्राइवर, ये रिपेयर करने के लिए हमारी ये दूसरी वीडियो है। उसकी पहली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं एंड स्क्रीन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं पहली वीडियो। और फिर भी मैं समराइज़ करूँगा ताकि थोड़ा सा वो पुरानी वीडियो से, तभी उसके बाद मैं आगे चलूँगा इस पर। तो स्टेप बाय स्टेप आप रिपेयरिंग इसमें एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर करना सीख जाएंगे। और ये पावर सप्लाई रिपेयर करने के लिए जैसे कि मैंने बताया था, आप मोबाइल चार्जर और ये एलईडी ड्राइवर, 12 वोल्ट की पावर सप्लाई या 24 वोल्ट की पावर सप्लाई या लैपटॉप के चार्जर हों, इट सबकी कॉमन ही पावर सप्लाई होती है अडेप्टर। तो वो एसी टू डीसी सर्किट कोई सा भी हो, वो आसानी से सब सारे आपके फंडा इसमें क्लियर हो जाएंगे, उसको रिपेयर करना ऐसे सीख पाएंगे। तो एलईडी ड्राइवर जैसे हम लोग रिपेयर करते हैं ना, तो ये ओपन वाले ड्राइवर आते हैं इस तरीके के किसी में, तो वो आसानी से हम रिपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जैसे कुछ इस तरीके के बॉक्स वाले ड्राइवर भी आते हैं, लगे रहते हैं, है ना। तो ये तो खैर नॉन रिपेयरेबल होते हैं क्योंकि ये पूरा सील्ड हो जाते हैं, तो इसको हमें चेंज फेंकना पड़ता है। अच्छा, इस तरीके की कोई भी पावर सप्लाई मिले आपको तो आप आराम से आसानी से गारंटीड इसको सेक्शन वाइज सेक्शन ट्रैक करके आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप इसको आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। तो एक बार पहले पुरानी का मैं समराइज़ कर देता हूँ आपको। मैंने पुरानी वीडियो में बताया था आपको, एक इनपुट प्रोटेक्शन सेक्शन बताया था। जैसा कि मैं ये ले लेता हूँ ड्राइवर, इसमें ले लेते हैं। तो अच्छा, एक बड़ा कॉमन कन्फ्यूज़न होता है लोगों में, जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये इसमें कोई वायर नहीं लगी है, तो ये बताइए कि इनपुट सप्लाई हमें इस साइड से देनी है या इनपुट सप्लाई इस साइड से देनी है, तो ये आउटपुट किधर है, इसका इनपुट किधर है। तो ये लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है किसी को। तो मैं एक बार बहुत आसान तरीका बता देता हूँ ताकि आप किसी भी पावर सप्लाई को पकड़ते ही आप समझ जाएंगे कि इनपुट वायर कहाँ देनी है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि 2 वायर लगाने का यहाँ पर भी है, 2 वायर लगाने का भी सेक्शन यहाँ पर भी है ना। जैसे कि इसमें देखिए 2 वायर यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी। तो कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट, ये कन्फ्यूजन किसी में हो जाता है। जो लोग करते रहते हैं आसानी से, तो उनको खैर समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है जी कि इनपुट सप्लाई जो होती है उसके कुछ कंपोनेंट को पहचानिए, कौन से कंपोनेंट रहेंगे वो समझ में आ जाएगा कि इनपुट सप्लाई कौन सी है, ठीक है। जैसा कि मैंने ही बताया था आपको कि पहला जो इनपुट सप्लाई है यहाँ से फ्यूज़ रहता है, ठीक है। तो फ्यूज़ कहीं मिलेगा आपको, और या फिर फ्यूज़ नहीं मिलता है ना, छोड़ दीजिए फ्यूज़, सब चीज़ें छोड़ दीजिए, आप सीधे आइए रेक्टिफायर पे। रेक्टिफायर आपको जहाँ मिलता है नज़दीक में, वहाँ से एसी करंट इन हो रहा है और डीसी करंट आउट हो रहा है, ठीक है। तो वो होता है हमारा इनपुट सप्लाई। जैसे कि इसको पकड़ लो, यहाँ पर आ गया हमारा, ये है रेक्टिफायर ऐसे, ठीक है। तो अब हमें कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया, हमारा इनपुट सेक्शन हमारा यहाँ है, क्यों, यहाँ से रेक्टिफायर, उसके बाद आगे सप्लाई गई है। तो ये इनपुट, ये फिर आउटपुट होगा हमारा, ठीक, ये आ गया। ऐसे ही इसका, अब इसमें क्या है, इनपुट कौन सा है, अब रेक्टिफायर तो मैं देख नहीं रहा है, यहाँ पर कहाँ है रेक्टिफायर, है ही नहीं, कैसे पहचाने। तो उसको क्या करेंगे, बैक साइड देखेंगे। यहाँ देखिए, कुछ मैं पास से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है रेक्टिफायर, है ना, एसी और प्लस माइनस लिखा है, तो ये हो गया हमारा इनपुट सेक्शन। तो यहाँ से पावर सप्लाई देंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया पहचानने का एक तरीका। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम पावर सप्लाई को मैंने 2 भागों में बांटा है, एक तो हॉट सेक्शन, दूसरा कोल्ड सेक्शन, ठीक है। तो अभी जो हमने पहली जो कंप्लीट किया है उसमें इनपुट प्रोटेक्शन यानी कि हॉट सेक्शन में 3 भागों में बढ़ जाती है हमारी ये सर्किट, ठीक है। एक तो इनपुट प्रोटेक्शन, दूसरा स्विचिंग PWM सेक्शन, तीसरा फीडबैक सेक्शन। फिर कोल्ड सेक्शन में मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अभी पहली वीडियो में हमने कंप्लीट किया है कि इनपुट प्रोटेक्शन सेक्शन को कैसे एरर पकड़ते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। फिर स्विचिंग आएगा, फिर फीडबैक आएगा। अच्छा, इसमें मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से कंपोनेंट को चेक करने हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको आ जाएंगी। अभी मैं इसमें एक इनपुट प्रोटेक्शन में एक पॉइंट और रह गया है उसको वेरीफाई करने का, तो मैं वो आपको बताने वाला हूँ इसमें। उसके बाद हम आएंगे अपने स्विचिंग सेक्शन पे, ठीक। तो इनपुट प्रोटेक्शन वाला हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं है सर सेक्शन। तो कैसे एक बार में चेक करेंगे तो आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए, ये पावर सप्लाई है, तो यहाँ रेक्टिफायर लगा है, तो ये इनपुट सेक्शन है और ये इसका आउटपुट सेक्शन है, तो ये बीच में स्विचिंग सेक्शन है। तो अपने आप आ जाते हैं बैक साइड पे इसके, ठीक है। तो एक तो यहाँ समझिए पावर सप्लाई इन गई, ओके यहाँ। अच्छा, ये रेक्टिफायर सेक्शन जो है यहाँ लगा है ये। इसके बाद में एक कैपेसिटर होता है कोई सा भी, तो ये इसमें, ठीक है, जैसे ही कैपेसिटर लगा है तो ये डीसी बल्क कैपेसिटर है, यहाँ पे हमें डीसी वोल्टेज मिलेगी यहाँ पर,
कहीं कहीं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी लगा देते हैं, कहीं पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर लगा देते हैं, कहीं माइका कैपेसिटर भी लगा देते हैं। जैसे कि इसमें लगा रखा है पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर लगा है, पीएफ बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, इसे बोलते हैं डीसी बल्क कैपेसिटर। तो इनपुट सप्लाई जितनी हम देंगे यहाँ से, उसके बाद यहाँ डीसी बल्क कैपेसिटर पे हमें वोल्टेज मेजर करनी होती है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है हमारी इनपुट वोल्टेज से यानी एसी वोल्टेज से जब डीसी में कन्वर्ट होगी तो उससे अधिक मिलना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ कैसे। पावर सप्लाई इसमें लगा दी। अच्छा, ये सीरीज़ में लगाएंगे हम, सीरीज़ लैंप पे लगाएंगे, कभी भी इसको डायरेक्ट ना लगाएं आप। हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि सीरीज़ में ही काम करें, चेक करें। अच्छा, सबसे पहला जो तरीका होता है हमारा सर्किट चेक करने का, पावर सप्लाई भी ऑन करने से पहले हमें इसकी कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर को रखना है, ठीक है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखा और इसके इनपुट सेक्शनों पे प्रॉब लगानी है, ठीक है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ऐसे मिल रहा है पर कंटिन्यूटी हमें कुछ नहीं मिल रही है, मतलब शॉर्ट हमारा नहीं है सर्किट। पहला स्टेप शॉर्ट नहीं है सर्किट, ठीक है। अब पावर सप्लाई को हम ऑन करेंगे। ये पावर सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है। अब मैं आपको पहले इसका एसी पे वोल्टेज दिखाता हूँ। ये मैंने एसी पे सेट कर दिया है 600 पे। अब मैं इसके वोल्टेज मेजर करूँगा कितने वोल्ट मुझे एसी पे मिल रहे हैं। तो कितना आ रहा है ये 230 के आसपास एसी में मुझे मिल रहा है वोल्टेज। अब इसके में डीसी पे मल्टीमीटर सेट करेंगे। सीधे रेक्टिफायर के बाद जो डीसी बल्क कैपेसिटर लगा होता है, जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि ये रेक्टिफायर है, इसके बाद ये कैपेसिटर लगा रहता है बल्क कैपेसिटर, इसके बैक साइड में यहाँ 2 पॉइंट। तो जैसे कि इसमें ये 2 पॉइंट इसके यहाँ भी वोल्टेज चल रहा है। इसलिए मैं कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखें, जब मैंने लाइव वोल्टेज पे ये काम कर रहा हूँ तो आपको अनुभव है अगर इसमें लाइव वोल्टेज पे काम करने का, तभी आप करें, और नहीं है तो सीख के ही करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, आपको काफ़ी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो जो हॉट सेक्शन में बहुत ज़्यादा करंट लगने के चांसेस होते हैं, तो बहुत ही सावधानीपूर्वक ही करें, ठीक है। देखिए, तो ये जो डीसी पे मैंने मल्टीमीटर सेट किया, मैं डीसी वोल्टेज मेजर करूँगा। तो 308 के आसपास शो हो रहा है मल्टीमीटर में, दिखा देता हूँ। 310 के आसपास पहुंच जा रहा है ना। 310 मिल रहा है हमें। और एसी वोल्टेज कितना मिल रहा था, 220 के आसपास जा रहा है, 220 एसी वोल्टेज आ रहा है, और 310 हमारा आ रहा है लगभग डीसी वोल्टेज। तो अच्छा, अब मैं ये पावर सप्लाई ऑफ़ करके आपको बताता हूँ कि एसी सप्लाई से अधिक हमें ये डीसी बल्क कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रही हैं, तो वो थोड़ी ज़्यादा मिलना चाहिए। हमारा एसी वोल्टेज पे जो मिल रहा है वो लगभग 220 के आसपास आ रहा है हमारा, कभी 230 भी पहुंच रहा है, तो 220 ही लगभग आ रहा है एसी। और जो डीसी हमारा मिल रहा है डीसी बल्क कैपेसिटर में कन्वर्ट करने के बाद, वो 310 के आसपास जा रहा है, ठीक है, 310 के। तो ये जो रहता है हमारा एसी वोल्टेज जितनी भी रहेगी हमारी, ये जैसे कि 220 वोल्टेज है एसी, तो उसको गुणा करेंगे 41414 से, इससे गुणा करेंगे जब, तो वो देखिए इस तरीके से, जैसे कि ये मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ कितना 220 वोल्ट हमें मिल रहा है एसी इनपुट पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, 1.414 से, 1.414 से, तो लगभग कितना आ रहा है 311। तो अप्रॉक्स है 300 प्लस माइनस 10 रहेगा, कभी 10 नीचे आएगा, कभी 10 ज़्यादा आएगा। तो ऐसा अगर हम मिल रहा है हमें डीसी बल्क कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, तो एकदम ये मान लो कि हमारा इनपुट प्रोटेक्शन सर्किट ओके है। अब आगे बढ़ेंगे इस पर। तो इनपुट सर्किट चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कि एक बार बता देता हूँ कि एसी पे हमने जितने वोल्टेज मेजर किए उसको गुणा करेंगे 1.414 से, उतने हमें डीसी बल्क कैपेसिटर के अक्रॉस मिलना चाहिए वोल्टेज। ये डीसी बल्क कैपेसिटर है, ठीक है। इस पावर सप्लाई में ये डीसी बल्क कैपेसिटर है। कैसे पता लग रहा है डीसी बल्क कैपेसिटर, रेक्टिफायर के जस्ट आगे लगा होता है, रेक्टिफायर के बाद जैसे लगा होगा वो। अच्छा, रेक्टिफायर किसी में ऐसा पैकेज वाला लगा होता है, ठीक है, ये लगा होगा,
या फिर किसी में डायोड टाइप लगा होता है, जैसे कि ये आ गया, ये डायोड टाइप लगे ना हमारे, ये 4 डायोड लगे होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर बना है, ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, इसके आगे जस्ट ये आ गया, ये 2 पॉइंट आ गया इसके, ये वाला कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करनी है। एसी वोल्टेज से 1.414 गुना अधिक होना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे जैसे 10 वोल्ट कम भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये पता चल गया है कि ये सब चीज़ें सही हैं। अच्छा, अगर इतना नहीं मिलता है तो सीधे पता चलेगा कि हमारी सप्लाई यानी कि डीसी बल्क कैपेसिटर ख़राब है, ये ख़राब है, सीधे इसको चेंज कर दें, आप पीएफ को चेंज कर दें। भाई ये रेक्टिफायर सेक्शन है हमारा, यहाँ से पावर सप्लाई जैसे गई तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है रेक्टिफायर का, वो एक सीधा ऐसे जाता है, वो हमारे ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग से जाके मिलता है। तो वो ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग से मिलता है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग कहलाती है, ये प्राइमरी बाइंडिंग से होगा। और ट्रांसफार्मर की जो दूसरी बाइंडिंग है, ये दूसरा छोर उसका, वो PWM IC से मिला होता है, या फिर एक मॉसफेट के माध्यम से उसकी BB से जुड़ा होता है, जो कि इसकी ड्रेन पिन से कनेक्टेड होता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो बाइंडिंग है उसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल रेक्टिफायर के पॉजिटिव से डायरेक्ट जुड़ा होगा और दूसरा टर्मिनल उसके मॉसफेट से ड्रेन से जुड़ा होगा। ठीक है, अब मैं सर्किट में आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि इसी को ही ले लेते हैं, ये है, तो ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का ये माइनस टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, अब पॉजिटिव टर्मिनल हमारा रेक्टिफायर का ये आया, यहाँ से यहाँ आया, ठीक, यहाँ से जो सीधा आया ना, यहाँ से मिला, तो ये जो मिला वो है ट्रांसफार्मर की एक बाइंडिंग, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी। और ट्रांसफार्मर की जो दूसरी लैग है वो आ गई ये, ठीक, वो दूसरी लैग हमारी एक डायोड के माध्यम से मॉसफेट, ये 3 पिन दिख रहा है ना, 3 है, तो 3 पिन जो है ये है मॉसफेट, ये इसकी 3 लैग है, इसकी बीच वाली लैग से ये जुड़ा है, जो कि ड्रेन पिन है इसकी, उसकी ड्रेन पिन है। और एक होती है इसकी ये सोर्स पिन, जो कि ग्राउंड है, सॉरी ये गेट पल्स जो है इसकी ग्राउंड है। सोर्स वाली पिन जो है PWM IC से लगी होती है। दूसरा सर्किट दिखाता हूँ, ये इसमें समझते हैं कहाँ है। तो ये हमने पकड़ा रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर आया, ये डीसी बल्क कैपेसिटर, रेक्टिफायर का पॉजिटिव टर्मिनल ये आया, ये आया सीधे सीधे गया है, ये यहाँ कहीं जुड़ा है, ये आ गया, तो ये होगा ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखिए जैसा कि है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग से जुड़ा है, और इसका ये तो एक खाली है, और अगली ये दूसरी 2 लैग जो हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग, ये हो गई हमारी, ये हो गई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग से जुड़ा है। और ये ट्रांसफार्मर की जो दूसरी बाइंडिंग है, जो 2 लैग और है ना, इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी बाइंडिंग, ये आ गई। जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग होती है वो एक डायोड के माध्यम से एक कैपेसिटर से होकर जुड़ी होती है। ये कैपेसिटर होता है VCC कैपेसिटर, ठीक है, ये VCC कैपेसिटर छोटा वाला, जो कि ऑक्सिलरी बाइंडिंग से कनेक्टेड होता है, क्योंकि जो भी ऑक्सिलरी बाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट होते हैं तो उसके कारण जो VCC कैपेसिटर चार्ज होता है वो PWM IC को सपोर्ट करता है, देता है यहाँ पे। तो ये स्विचिंग सेक्शन का जो था मैंने एक समराइज़ आपको बताया है। इसमें स्विचिंग सेक्शन को समझने से पहले हम ट्रांसफार्मर का एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं, SM ट्रांसफार्मर सही है या नहीं है। तो यहाँ समझने से के लिए मैंने आपको ये बेसिक सर्किट बताया है। तो इनपुट प्रोटेक्शन सर्किट समझने के बाद हम कुछ पावर सप्लाई ले लेते हैं, उसको प्रैक्टिकल करके एग्जांपल से समझेंगे कि इनके सर्किट किस तरह से आपस में कॉमन है और क्या क्या इनमें फॉल्ट आ सकते हैं इनपुट प्रोटेक्शन के बाद अब स्विचिंग सेक्शन में। तो अब स्विचिंग सेक्शन जैसा कि मैं आपको दिखा, ये हो गया ना हमारा, तो हॉट सेक्शन हमारा अभी इनपुट प्रोटेक्शन कंप्लीट हो गया। अब स्विचिंग सेक्शन पे हम स्टडी करने वाले हैं, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो स्विचिंग सेक्शन पे आने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये ट्रांसफार्मर ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इससे पहले की जो सेक्शन इनपुट ये हमने चेक कर लिया कि सही है या नहीं है, वोल्टेज चेक करने के बाद पता लग सकता है। अच्छा, उसके बाद ये स्विचिंग सेक्शन जो कि ये है मॉसफेट और ये सब चीज़ें, ठीक है, ये चेक करने से पहले हमें ट्रांसफार्मर को चेक करना ज़रूरी है कि ये ठीक है या नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर ही हमारा ख़राब है, आउटपुट नहीं मिल रही है अगर आगे,
तो फिर क्या होगा कि ये स्विचिंग सेक्शन में हम कंपोनेंट चेंज करते रह जाएंगे, तो फॉल्ट हमें मिल नहीं पाएगा। और अगर एक बार हमें वेरीफाई हो जाता है, जांच हो जाती है कि ट्रांसफार्मर हमारा ओके है और आउटपुट हमें सप्लाई ट्रांसफार्मर तक मतलब नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर तक मिल रही है, उसके बाद नहीं मिल रही है, तो और हमारा ये इनपुट प्रोडक्शन ठीक है, ट्रांसफार्मर भी ठीक है, तो बीच का बचा स्विचिंग, तो स्विचिंग सेक्शन में ही प्रॉब्लम होगी हमारी, तो उसको हम आगे जाके चेक करेंगे। अच्छा, स्विचिंग सेक्शन जो है इसमें 2-3 तरह की ही प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि PWM सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, इसमें कोई भी कंपोनेंट या आपस में जैसे कि IC है ये ख़राब भी हो सकती है, या मॉसफेट ख़राब हो सकती है, या फिर क्या होगा स्विचिंग सेक्शन में ये फीडबैक सेक्शन में प्रॉब्लम आती है। फीडबैक से कोई भी कंपोनेंट या कोई भी फॉल्ट है तो वो यहाँ से आ सकता है, जनरेट हो सकता है, तो ये फीडबैक से प्रॉब्लम आएगी तो स्विचिंग करेगा। और या फिर ऑक्सिलरी जो BCC कैपेसिटर है, जैसे कि ये ऑक्सिलरी से कनेक्टेड है, मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ये अपनी प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग से ये BCC कैपेसिटर ये वाला, ठीक है, ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये ख़राब हो जाता है तो इसको चेंज करके देखा जा सकता है। तो ये कई बार क्या होता है कि कोई ट्रैक इसका आसपास का ओपन हो जाता है ट्रांसफार्मर के आसपास का, तो ये स्विचिंग एरर आता है आगे। स्विचिंग एरर क्या है कि बार बार वोल्टेज बनेगी हटेंगी, तो वोल्टेज आ रहेंगी जाएगी, ये दिक्कत आएगी उसमें। तो अब हम जो है स्विचिंग एरर को चेक करने से पहले हम करेंगे ट्रांसफार्मर का टेस्ट। ट्रांसफार्मर कैसे टेस्ट करते हैं, देखिए मैंने एक पावर सप्लाई ले ली है, जैसे मैंने एक मॉसफेट यहाँ से निकाल लिया है। मॉसफेट क्या काम करता है इसमें ये समझाता हूँ आपको। देखिए पहले समझिए इसके सर्किट को। जो पावर सप्लाई का जो सर्किट होता है, कोई किसी भी पावर सप्लाई का, यह SMPS मोबाइल चार्जर है, ATC कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबका लगभग एक कॉमन सेक्शन होता है सर्किट, वो हम चेक करेंगे। जैसे रेक्टिफायर तक तो हमने चेक कर लिया है, अब रेक्टिफायर के बाद का, यानी कि AC सप्लाई जो दी, यहाँ से ये रेक्टिफायर, यहाँ से AC, यहाँ से प्लस, ये माइनस, ये सर्किट। अब जो प्लस सर्किट जो होता है ये रेक्टिफायर का, वो ऐसे सीधा ऐसे गया होता है एक जगह, और ये ट्रांसफार्मर में टच होता है। ट्रांसफार्मर की जो ये बाइंडिंग है वो प्राइमरी बाइंडिंग से कनेक्टेड होता है, ये हो गया। और ट्रांसफार्मर की जो दूसरी वाइंडिंग है, वो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी पिन है वो मॉसफेट की ड्रेन पिन से कनेक्टेड होती है, और एक दूसरी लेके इसकी सोर्स पिन होती है, तीसरी गेट पिन। ये हमारी मॉसफेट हो गई, 3 लैग हो गई इसकी। अब इसके बाद जो ये गेट वाली पिन जो रहती है, PWM IC से हमारी कनेक्टेड रहेगी, PWM IC से कनेक्टेड हो गया। और जो PWM IC है, यहाँ से ये ग्राउंड से यहाँ से निकले सीधे यहाँ लगी होती है, और इसके बीच में एक ये जो एक DC बल्ब कैपेसिटर लगा रहता है, जैसे कि मैंने बताया प्लस होता है या माइनस होता है, और ये यहाँ से कनेक्टेड रहेगा। तो इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज मेजर करके देखी थी, जो हमें 1.414 गुना ज़्यादा आती थी, AC वोल्टेज गुना 1.414 गुना ज़्यादा आ रही थी, तो वो यहाँ पे हम मेज़र कर रहे थे, ठीक। अब उसके बाद अब जो हम करने वाले हैं वो ट्रांसफार्मर का टेस्ट करेंगे। अच्छा, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी इसके बाद ये सेकेंडरी वाइंडिंग इस साइड, और एक और होती है यहाँ पर ये इसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है, जो कि ये BCC कैपेसिटर से कनेक्टेड रहती है। ये भी ग्राउंड होती है, जो ग्राउंड सीधे यहाँ से IC से कनेक्टेड होती है। तो अब हम जो सर्किट में करने वाले हैं वो क्या है कि ये मॉसफेट ख़राब है या ट्रांसफार्मर ख़राब है, ये डाउट क्लियर होता है तो हम मैनुअल स्विचिंग करा के देखेंगे। मैनुअल स्विचिंग यानी कि मॉसफेट का जो काम है वो हम मैनुअल कराएंगे, यानी कि मॉसफेट को निकाल लेंगे, और जो मॉसफेट जो काम करता है, क्या होता है मॉसफेट में कि ये ड्रेन पिन सोर्स पिन से बार बार ऐसे कनेक्टेड होती है, हटती है, लगती है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट होते हैं, और वो वोल्टेज जो है वो आपस में कोलैप्स होते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें आउटपुट मिलता है, वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो जो ये वोल्टेज जो जिसमें जनरेट होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, वो मॉसफेट की स्विचिंग की वजह से यहाँ से होते हैं। तो जो स्विचिंग है वो हम मैनुअल करने वाले हैं आज, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ करा के प्रैक्टिकल। देखिए मैंने ये पावर सप्लाई ले ली है, इसमें ये ट्रांसफार्मर की, ये देखिए ये है रेक्टिफायर का पॉजिटिव
जो कि सीधे यहाँ से आया है इधर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से मिला है। ट्रांसफार्मर की दूसरी पिन ये यहाँ टच है, जो कि हमारी ये मॉसफेट की बीच वाली लेग से कनेक्टेड थी, जिसको ड्रेन पिन कहते हैं। और ड्रेन पिन ये हो गई। और दूसरी पिन जो है ये सोर्स पिन है ऊपर वाली। वो कैसे पता सोर्स पिन है, क्योंकि वो हमारी PWM IC से कनेक्टेड है। तीसरी पिन गेट पल्स है, जो कि डायरेक्ट ग्राउंड है हमारी ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक ये मॉसफेट में यानी कि ड्रेन पिन पे एक यहाँ लगाएंगे वायर, और एक वायर लगाएंगे हम अपनी इसमें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में, एक प्राइमरी में लगाएंगे और एक इसमें लगाएंगे ट्रांसफार्मर की ड्रेन पिन पे। तो इन दोनों को आपस में ऐसे बार बार टच करके हटाएंगे, तब देखेंगे कि आउटपुट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आउटपुट। तो अगर आउटपुट मिल रहा है तो ट्रांसफार्मर हमारा ओके, और नहीं मिल रहा आउटपुट तो ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब है। यदि आउटपुट मिल रहा है, ट्रांसफार्मर ओके, तो हम फिर आगे स्विचिंग सेक्शन पे ही काम करेंगे, यानी कि मॉसफेट ही ख़राब है हमारा, इसको बदलेंगे तो सर्किट हमारा ठीक हो जाएगा। तो मैं एक बार प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। अब इस SMPS को मैंने मल्टीमीटर से ये आउटपुट इसकी कनेक्ट किए। अब इनपुट सप्लाई को मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ अपनी AC इस लैम्प से। अच्छा, अभी इसको ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ कनेक्ट करेंगे। देखिए ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये प्रैक्टिकल करने से पहले ये वाला आपको मैं एक बार बताना चाहूँगा कि आप में से अगर लोगों को अगर ये लाइव वोल्टेज पे काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो कृपया आप इसको ऐसे ना दोहराएं। थोड़ा एक बार सीखने के बाद ही प्रयास करें, घर पे ऐसे टच ना करें, क्योंकि ये जो हॉट सेक्शन जो कहते हैं ना, इसको पहली बात तो कभी भी ऐसे बेयर हैंड से तो कभी टच ही ना करें। लाइव वोल्टेज कहीं भी टच ना करें, ये टच करते ही आपको जान माल का नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लाइव वोल्टेज रहती हैं और वो जो कि 230 वोल्ट के आसपास या फिर 230 300 वोल्ट के आसपास DC वोल्टेज भी रहती हैं, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा शॉक लग सकता है। तो इसको एहतियात बरतें कि यहाँ पर ऐसे वेयर हैंड से टच ना करें। मल्टीमीटर से चेक करें। इस साइड में कोल्ड सेक्शन में हम कर सकते हैं, इसमें इतना करंट नहीं रहता है कि हमें जो नुकसान हो, पर इस साइड में थोड़ा सा ध्यान से आप काम करें, ठीक है। तो अभी मैंने ये दोनों सप्लाई में कनेक्शन दे दिए हैं। आउटपुट में मल्टीमीटर में कनेक्शन कर लिया है। मैं एक बार पावर सप्लाई एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको क्या रहता है इसमें। देखिए मैंने ऑन किया है, बट कोई रिस्पांस हमें आउटपुट में नहीं मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अभी नहीं मिल रहा है, यानी कि हमने मॉसफेट निकाल रखा है, इसलिए नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, एक बार इसको करने से पहले एक बार पावर सप्लाई बंद कर दी मैंने। अब मैं समझाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। जो ये मेरी ड्रेन पिन है ना, सॉरी ये वाली ट्रांसफार्मर की, एक तो ये वाली पिन सोर्स वाली, सॉरी सोर्स पिन को, और ट्रांसफार्मर की जो ये ड्रेन पिन है ये वाली, मैं इन दोनों के बीच में एक बल्ब लगाने वाला हूँ। यहाँ बल्ब लगाऊंगा, ये वाला ये बल्ब मैं ऐसा लगाने वाला हूँ किसमें, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में, जो कि ड्रेन पिन से, और ये सोर्स पिन में। तो जो बल्ब लगा के मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, और बार बार इसकी पिन को, यानी कि एक को स्पेयर रखूँगा मैं, और आपस में जैसे एक को मैं यहाँ लगा दूँगा और दूसरे को मैं यहाँ से ऐसे स्विचिंग करूँगा, ऐसे स्विच करूँगा। जो कि मॉसफेट स्विचिंग करती है ना, तो वो जिस तरह से मॉसफेट स्विचिंग करती है, मैं उतनी स्पीड से तो नहीं कर पाऊँगा, पर मैं फिर भी प्रयास करूँगा तेज़ करने का। पर जितने भी वोल्टेज जनरेट हो पाते हैं हमारे, तो हमें आउटपुट में यहाँ सेकेंडरी में मिलेंगे आउटपुट। तो जैसा कि अगर 1-2 वोल्टेज भी मिल पाते हैं, तो यानी कि स्विचिंग करने से आगे वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं और कोलैप्स हो रहे हैं और सेकेंडरी में आउटपुट मिल रहा है हमें, तो इससे हमारा वेरीफाई हो जाएगा ट्रांसफार्मर हमारा ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जितना आउटपुट हमें मॉसफेट से मिल रहा था उतना ही मिले, कम वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि हम इतनी लेवल से, इतनी स्पीड से, हाई स्पीड से स्विचिंग कर ही नहीं पाएंगे जिस लेवल से मॉसफेट करता है, ठीक है। तो हमें कम वोल्टेज मिलेंगे, 1-2 वोल्टेज भी मिल जाते हैं जनरेट हो रहे हैं, तो पता लग जाएगा कि हमारा ट्रांसफार्मर ठीक है। तो मैं ये ट्रांसफार्मर का हॉट टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं एक ये देखिए, एक तो मैंने ये एक वायर जैसे कि बताया कि मैं जोड़ूंगा। तो अब मैंने एक पिन, ये मैंने इसकी ड्रेन पिन से, सॉरी सोर्स वाली पिन से कनेक्ट कर ली है। ये सोर्स पिन से मैंने एक वायर जोड़ ली है यहाँ से, और ये मेरे पास बल्ब है,
इसका। अच्छा, ये बल्ब ज़रूरी नहीं कि आप 100 वाट का 60 वाट का ही लें, आपके पास कोई एलईडी बल्ब है 12 वाट 9 वाट का, उससे भी ले सकते हैं। तो हम इसको बार बार स्विचिंग करेंगे, जिसकी वजह से ये बल्ब हमें ग्लो होता हुआ भी दिखेगा और आउटपुट में हमें वोल्टेज भी जनरेट होते हुए दिखेंगे, अगर ट्रांसफार्मर हमारा ठीक है तो। ठीक है, ये हो गया। और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से हमने ये लगा दिया। ठीक है, ये दो हमने यहाँ से जोड़ दिए, एक वायर हमने स्पेयर रख ली है। अभी बंद है सप्लाई। अच्छा देखिए, इसको चेक करने का ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है ट्रांसफार्मर चेक करने का। लगे सर्किट में आप चेक कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग से हमने ये बल्ब जोड़ लिया है हमारा ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग से हमने ये अपना बल्ब जोड़ लिया है, बल्ब को ऐड करें। और दूसरी को हमने ये सोर्स पिन से जो कनेक्ट कर लिया है, और इस पिन ऐसे इन दोनों को हमने स्पेयर में ऐसे रख लिया है। इसको हम ऐसे बार बार टच करेंगे, ऐसे इस तरीके से स्विचिंग करेंगे। मॉसफेट का काम हाथ से हम करेंगे तो आउटपुट में हमें कुछ अगर मिलता है, वोल्टेज कुछ भी बना पाते हैं हम ऐसे मैनुअल स्विचिंग करके, तो ट्रांसफार्मर हमारा वेरीफाई ओके है। ठीक है, तो अब मैं सप्लाई को ऑन करने वाला हूँ। देखिए, ये ऑन कर दी मैंने सप्लाई, अभी कुछ नहीं मिल रहा है हमें आउटपुट में। ठीक है, तो अब मैं स्विचिंग करना चालू करता हूँ। देखिए ऐसे, देखिए 2 वोल्ट बन चुके हैं। अभी में हम और स्विचिंग करेंगे, थोड़ा सा और स्पीड से करते रहेंगे ऐसे ही, तो हमारे वोल्टेज जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। 3 वोल्टेज बन चुके हैं, देखिए 3 वोल्टेज। अभी और स्विचिंग ऐसे करेंगे, देखिए ये और थोड़ा सा और तेज़ करने की कोशिश करेंगे, ऐसे मॉसफेट के जैसे मॉसफेट काम करता हो। देखिए 4 वोल्टेज बन चुके हैं, है ना, 3-4 वोल्ट बन गए। तो ये हमारा मतलब वोल्टेज बन रहा है ऐसे, तो पता लग रहा है कि हम देखिए 4-3 हमने मैनुअल स्विचिंग करके 3-4 वोल्टेज बना पाए हैं। तो इससे हमारा वेरीफाई हो गया कि ट्रांसफार्मर ठीक है। तो इससे देखिए पता लग गया हमारा कि मैनुअल स्विचिंग करने से इस तरीके से ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, आगे आउटपुट में हमें मिल रहे हैं। यानी कि वोल्टेज जो है जनरेट हो रहे हैं और कोलैप्स भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी में वोल्टेज मिल रहे हैं। तो 1 या 2 3 4 वोल्टेज भी बना पा रहे हैं हम मैनुअल स्विचिंग करके। तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारा ट्रांसफार्मर एकदम ओके है, ठीक है। अब हमें ट्रांसफार्मर सर्किट, मैंने अभी पावर सप्लाई बंद कर दी है, तो देखिए, तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारा ट्रांसफार्मर एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉसफेट पे हम काम करेंगे, मॉसफेट पे या फिर बीसीसी कैपेसिटर पे। तो स्विचिंग एरर को चेक करने से पहले ट्रांसफार्मर का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी था, तो ये मैंने आपको सिखा दिया है। अच्छा, एक बार मैं और स्विचिंग करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये होगा ये। तीन वोल्टेज बना लिए हमने, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएंगे। ये मॉसफेट का काम हम करके हाथ से कर रहे हैं। मॉसफेट तो बहुत तेज़ी से काम करता है, वो अब तक तो जितने भी वोल्ट का अपना इस पावर सप्लाई है अब तक वो 1 सेकंड में बन जाते। पर इससे मैनुअल करने से ये है कि हम चेक कर पा रहे हैं कि सप्लाई ठीक है। तो ये आउटपुट में हम दोस्तों 4 वोल्टेज तक बना पाए थे, और अभी ठीक है, मैंने सप्लाई बंद कर दी है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपने ये ट्रांसफार्मर को चेक करना आज सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये स्विचिंग का नेक्स्ट एरर पकड़ने का तरीका बताऊंगा कि इसमें और कैसे पकड़ सकते हैं। अभी हमने इसमें क्या क्या सीख लिया है कि इनपुट प्रोटेक्शन हमारा ओके है, वो हमने चेक करना सीख लिया है। पहला तरीका कि दोनों पे सप्लाई लगा के देखेंगे, सप्लाई लगाने से पहले मल्टीमीटर लगाएंगे दोनों प्रॉप पे, इसकी इनपुट पे, तो हमें शॉर्टिंग नहीं मिल रही है तो सर्किट में हम अपनी पावर सप्लाई जोड़ सकते हैं। तो पावर हमने जोड़ी और जोड़ के हमने देखा कि यहाँ कितने वोल्टेज मेज़र कर रहा है एसी में। तो जितने वोल्टेज आ रहे हैं उसके 1.414 गुना हमें आउटपुट डीसी पे यहाँ मिलना चाहिए, डीसी बल्क कैपेसिटर पे। अगर डीसी बल्क कैपेसिटर पे इतने वोल्टेज मिलते हैं तो ठीक है, और वोल्टेज इतने नहीं मिलते हैं तो डीसी बल्क कैपेसिटर हमारा ख़राब है, सीधे बदल दें इसको बस। तो ठीक है, अगर उतने मिलना शुरू हो जाएंगे, इससे ज़्यादा हमें यहाँ मिलना शुरू हो जाएंगे, इनपुट प्रोटेक्शन ठीक हो गया। इसके बाद सीधे हम ट्रांसफार्मर पर आ गए हैं। ट्रांसफार्मर हमारा ओके है या नहीं है वो हमने प्रैक्टिकल करके चेक करके देख लिया है कैसे ट्रांसफार्मर चेक करते हैं। अब ट्रांसफार्मर हमारा ओके है, तो अब बचा फिर ये स्विचिंग सेक्शन हमारा या फीडबैक सेक्शन। तो स्विचिंग सेक्शन की एरर कैसे पकड़ते हैं तो मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी ना करूँ, पर क्या करूँ, जो मैंने सीखा है और उसको मैं सिखाने में मुझे सीखने में कई साल लगे हैं, उस चीज़ को सिखाने में
थोड़ा समय लग जाता है, तो प्रैक्टिकल करके दिखाना और ये बताना इस सब चीज़ों में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो से आप सीख रहे होंगे कुछ, और इस वीडियो से कुछ भी आपने सीखा होगा तो मुझे बताएं, आप कमेंट में बताएं। आप अप्रिशिएट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। समय निकाल के मैं आगे और भी ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा, और ये SMPS की पूरी सीरीज़ तो मैं कंप्लीट करवाऊँगा ही। उसके बाद फिर आप बताएंगे, रिकमेंड करेंगे जिस टॉपिक पे, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाना शुरू करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।